Hi everyone, I am Yamini Tukral, your biology mentor for classes 11th and 12th and I welcome you all to Adda 24/7 School. तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं वन शॉर्ट चैप्टर रिविजन ऑफ चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। अगर आपने मेरे इसके डिटेल सब टॉपिक्स देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं और अगर वन शॉर्ट रिविजन करना है तो इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के साथ। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट क्या होता है। ecology, it is basically concerned with the 4 levels of biological organization, that is organism, then population, community and biome. So ecology at the organismic level, it is essentially the physiologic ecology, ठीक है, जिसमें हम organisms कैसे adapted होते हैं एक environment में in not only terms of survival but also in the reproduction. तो ecology हम ये बोल सकते हैं it is the science that deals with the interaction, it is the science that deals with the interaction between organism and their environment, है ना। हम इसे यही बोल सकते हैं कि इकोलॉजी हमारी क्या होती है, इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये बेसिक 4 हायरार्किकल लेवल पे होती है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। So ecology, it is a branch of biology which studies the interaction among the organisms and between the organism and its environment. Ecology, it is basically concerned with the 4 levels of biological organization, starting off with the organism, which is the individual level. It is the living component of the environment at individual level and it is the basic unit of ecological hierarchy. जैसे I am an organism, the other person is also an organism, you are also an organism. Then हमारा आता है population. A group of similar organism, it is known as population. So it is the sum total of all the individuals of a species in a given geographical area. एक एरिया के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ऑफ अ गिवन स्पीशीज वो सारे के सारे हमारी पॉपुलेशन होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी। जब पॉपुलेशन इकट्ठी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। तो असेंबलेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, इट इज नोन एज अ कम्युनिटी। देन बायोम, इट इज द लार्ज यूनिट जिसके अंदर क्या होता है, वेजिटेशन आ जाती है, हमारी फौना आ जाता है विच इज द एनिमल इन अ पर्टिकुलर एरिया। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअर फॉरेस्ट, सी कोस्ट, डेजर्ट्स, ये सारे हमारे क्या हैं, बायोम्स हैं। So ecosystem क्या होता है, it represents the organism in an and their environment, basically the organism plus the environment which is the biotic and abiotic components of an environment. They are termed as an ecosystem. They both constitute an ecosystem. So habitat क्या होता है, it refers to a specific place or a locality जिसके अंदर factors होते हैं, physical features होते हैं और barriers होते हैं जहाँ पे community dwell करती है, जहाँ पे एक community dwell करती है। So niche क्या होता है, the ecological niche of an organism, it represents the physical space which is occupied by it. मेरा निश है मेरी फिजिकल स्पेस जहाँ पे मैं अपनी सारे फंक्शंस परफॉर्म करूंगी, है ना। सो हम जो भी अपना फंक्शनल रोल कर रहे होते हैं इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम, हम अपने निश के अंदर करते हैं। हमारे फिजिकल एंड द फंक्शनल रोल इट इज फुलफिल्ड इन द निश। बायोस्फीयर, द टोटल हमसम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द टोटल सर्फेस ऑफ द अर्थ जिसके अंदर हमारे सारे के सारे इकोसिस्टम्स होते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल द इकोसिस्टम। तो सबसे ऊपर कौन हुआ हमारा, जब हम सबसे ऊपर की बात करते हैं तो हमारा क्या हुआ, बायोस्फीयर हुआ। सबसे ऊपर हमारा क्या हुआ, बायोस्फीयर हुआ। तो ये टर्म्स आई होप आप सबको क्लियर है, क्योंकि यही टर्म्स जो है आगे जाके हमें यूज में आएंगी, तो तब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है। इसलिए जो है पहले मैंने वो सारी की सारी टर्म्स आपको बता दी। देन हमारा आता है जो हमारा प्लैनेट है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड वो हल्का सा टिल्टेड होता है ऑन इट्स एक्सिस विच कॉजेज द एनुअल वेरिएशंस इन द ड्यूरेशन ऑफ द टेम्परेचर एंड इट रिजल्ट्स इन द डिस्टिंक्ट सीजन। जो हमारा अर्थ है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। क्लियर, अपने एक्सिस के अराउंड में वो रोटेट करता है और सन के अराउंड में वो रिवॉल्व करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनुअल वेरिएशंस। हम बोलते हैं 4 महीने हमारे यहाँ पे ठंड रहती है, बाकी 8 महीने हमारे यहाँ पे गर्मी रहती है। क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द अर्थ।
because of the position of the earth are annual variation, that are distinct seasons they are formed. So the variations together with the annual variation in precipitation account for the formation of major biomes. हमारे major biomes कौन कौन से हैं? डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया और टुंड्रा हो गया. डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा हमारे जो है मेजर बायोम्स है. अब हमने देख लिया कि एनुअल वेरिएशंस कैसे आती है. हमारी रीजनल और लोकल वेरिएशन कैसे आती है विद इन द बायोम? बाय अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट. बाय अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट. किसी ने लैंड पे लेना है, किसी ने वाटर हैबिटेट में रहना है, तो बाय दी हैबिटेट जो है हमारी रीजनल और लोकल वेरिएशन आती है. On planet Earth, life exists not just in a few favorable habitats, but even in extreme and the harsh habitats. The scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, torrential stream, permafrost, polar regions, high mountain tops, thermal springs, stinking compost pits, and these are some of the habitats. Even in the harsh habitats, the organisms they survive. The organisms they survive even in the harsh habitats. So our intestine, our stomach का तो कितना एसिडिक पीएच होता है, उसमें तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता. वहां पे भी माइक्रोब्स दे आर सर्वाइविंग. हमारी इंटेस्टाइन जो कि अल्कलाइन होती है उसमें भी आप माइक्रोब्स आर सर्वाइविंग. तो ये हमारे मेजर बायोम्स हैं. डेजर्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफरस एंड आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा. तो यहाँ पे उनकी मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन दी है, कितना उनकी रेनफॉल होती है, और यहाँ पे मीन एनुअल टेम्परेचर. डेजर्ट में प्रेसिपिटेशन कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है. वहीं इन सब में जो है देखो ट्रॉपिकल के अंदर प्रेसिपिटेशन थोड़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है. ठीक है. एनवायरमेंट इकोलॉजी पे आते हैं. इट डील्स हाउ द ऑर्गेनिजम्स दे आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. सो डिफरेंट बायोम्स हमारे क्यों बने होते हैं? सबसे पहले हमने देखा कि एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी में जो वेरिएशन आती है एनुअली, उसकी वजह से हमारे डिफरेंट बायोम्स बने हैं. एनुअल वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल के पैटर्न के हिसाब से भी जो है हमारे क्या बने हैं, हमारे ये बायोम्स बने हैं. सो मेजर बायोम्स हमारे हो गए डेजर्ट, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट एंड दी टुंड्रा. अब मैंने बताया कि रीजनल और लोकल वेरिएशन क्या करते हैं? दे फॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स. डिफरेंट हैबिटेट्स बनाते हैं. सो लाइफ इट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ओनली इन द फेवरेबल हैबिटेट एज वेल एज इन द एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट. जैसे कि डीप सी में, थर्मल स्प्रिंग्स में, हमारे स्टमक में. तो हार्श और एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर सर्वाइविंग. So the biotic components of a habitat, they are pathogens, parasites, predators, competitors of the organisms in which they interact. ठीक है. बायोटिक कंपोनेंट्स की जब हम बात करें, हमारे पैथोजेंस आते हैं विच आर दी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. पैरासाइट्स आते हैं जो कि होस्ट के ऊपर फीड करते हैं. प्रीडेटर्स होते हैं जो कि प्रे को हंट करते हैं. एंड कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो दो ऑर्गेनिज्म आपस में कंपीट करते हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज. सो द की एबायोटिक फैक्टर्स दे आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. सो टेम्परेचर क्या होता है? हमारा मेजर एबायोटिक फैक्टर होता है. इसकी सीजनल वेरिएशन जो होती है वो टेम्परेचर रेगुलेट करती है. सो इट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली जब हम लोग इक्वेटर से टूवर्ड्स पोल मूव करते हैं. सो द रेंज ऑफ टेम्परेचर इट वैरीज फ्रॉम द सब जीरो लेवल्स इन द पोलर एरियाज टू ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस एट हाई एल्टीट्यूड इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स. सब जीरो से ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस जाता है. आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होती है ना, कितनी ही ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होती है. सो द टेम्परेचर इट अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ द बॉडी एंजाइम्स और बेसल मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करती है और अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. सो टेम्परेचर टॉलरेंस के हिसाब से दो हमारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल. जब हम यूरीथर्मल की बात करते हैं तो दीज कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो मतलब इनकी बेटर अडेप्टेबिलिटी, बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल रहते हैं. वहीं जब हम स्टीनोथर्मल की बात करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, इनके कम चांसेस होते हैं फॉर द सर्वाइवल. टेम्परेचर के बाद हमारा नेक्स्ट मेजर एबायोटिक सोर्स आता है विच इज द वाटर. ठीक है. वाटर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बिना लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट.
So the productivity and distribution in plants in the environment, it depends on the availability of the water. अब जो हमारे टेरेस्ट्रियल में है उनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पर जो जेरिक कंडीशंस के अंदर हमारे प्लांट्स हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स हमारी कम है. सो फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी ऑफ द वाटर, दैट इज द कंपोजिशन एंड द पीएच, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन भी ज़रूरी होता है, तभी जो प्लांट है वो फ्लरिश कर पाएगा. और कौन सा प्लांट फ्लरिश कर रहा है ये भी तो डिपेंड करता है ना. सैलिनिटी की बात करें तो सैलिनिटी इज द सॉल्ट कंसंट्रेशन. सैलिनिटी क्या होती है? हमारी सॉल्ट कंसंट्रेशन. इट इज लेस देन द लैंड वाटर, लेस देन इन लैंड वाटर 30 to 35 इन सी एंड मोर देन 100 इन सम हाइपर सलीन लगून्स. तो इतनी ज़्यादा सैलिनिटी अफेक्ट करती है कि फ्रेश वाटर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो कभी भी मरीन वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. So based on the tolerance of range of salinity, that is the soil concentration, वही organisms होते हैं यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन. यूरी का मतलब हमें पता है वाइड. सो जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं दैट इज यूरी हेलाइन, और स्टीनो हेलाइन जो कि नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं. सो मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स दे कैन नॉट सर्वाइव इन द मरीन. नेक्स्ट हमारा मेजर एबायोटिक फैक्टर आता है लाइट, विच इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. तो प्लांट्स दे आर नोन एज द ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड. ऑक्सीजन भी जो है हमारी रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ह्यूमंस के लिए भी वो बहुत ज़रूरी होता है. सो मेनी स्मॉल प्लांट्स लाइक हर्ब्स एंड शर्ब्स, उनको बड़े बड़े ट्रीज जो है कवर कर लेते हैं, तो उनको लो लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस करने की आदत पड़ जाती है. See, most of the plants they also depend on the light on their photoperiodic requirement कि flowering करेंगे या फिर नहीं करेंगे. ठीक है. So diurnal seasonal variation in light and intensity के लिए भी important होते हैं. The UV component of the solar radiation, it is very harmful. See, all color components of the visible spectrum they are not available for the marine plants which are living at different depth of the oceans. लास्ट हमारा मेजर एबायोटिक फैक्टर आता है सॉइल. सॉइल की कंपोजिशन बताता है कि कौन सा प्लांट उस पर ग्रो करेगा. हमने देखा है ना, कोई हमारी होती है लोमी सॉइल, कोई हमारी होती है क्या क्ले सॉइल. मतलब सॉइल के टेक्सचर पे, सॉइल के कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट उस पर ग्रो करता है. वेदरिंग प्रोसेस पे भी करता है. सो सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, दे डिटरमाइन द प्री लोकेशन एंड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सो पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, दे डिटरमाइन दैट विच वेजिटेशन it will grow on the soil. So this in turn dictates the type of animals that the soil can support. Organisms, they generate certain responses to abiotic factors. So it determines how organisms they can cope up or manage with these stressful conditions. ठीक है. सो उन्होंने क्या है, उनको होम्योस्टासिस मेंटेन करना होता है, दैट इज एन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. डिस्पाइट ऑफ द वैरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द एनिमल्स दे हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जिसके लिए उन्होंने कुछ वे आउट निकाला है. सो ह्यूमन बींग्स दे कैन मेंटेन देयर होम्योस्टासिस बाय आर्टिफिशियल मीन्स, दैट इज एयर कंडीशनर इन द समर्स, हीटर इन द विंटर्स. ठीक है. सो और ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं? फर्स्ट इज रेगुलेशन बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स. तो रेगुलेशन के अंदर क्या करते हैं? मैमल्स के अंदर क्या होता है? शिवरिंग होती है, और सर्दियों में जिससे कि बॉडी हीट जनरेट होती है, और गर्मियों के अंदर स्वेटिंग होती है, बाय विच द इवेपोरेशन, एक हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है ना, कूलिंग इफेक्ट मिलता है. ऑल द बर्ड्स एंड मैमल्स एंड फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स दे आर केपेबल ऑफ दिस थर्मोरेगुलेशन. Plants they do not have such mechanism, चाहे शिवरिंग हो चाहे स्वेटिंग हो, to regulate their internal body temperature. Next हमारा आता है confirm. So almost 99% of animals and plants they cannot maintain a constant internal temperature. ना ही वो osmotic balance maintain कर पाते हैं, ना ही वो thermoregulation कर पाते हैं. तो वो क्या करते हैं, जैसे बाहर का टेम्परेचर होगा वैसे ही वो अपने आप को चेंज कर देंगे. So in aquatic organisms, the osmotic concentration of the body fluid it changes with that of the osmotic concentration of the ambient water. And these animals and plants जो कि external body temperature या osmotic concentration के हिसाब से अपनी body का temperature वही same कर लेते हैं, those are known as conformers. Why? Because thermoregulation is a very energetically expensive. उतना एनर्जी लोग एनिमल्स और प्लांट्स जो है एक्सपेंड नहीं कर सकते टू रेगुलेट देयर
their temperature. हीट लॉस और गेन इज अ फंक्शन ऑफ बेसिकली सरफेस एरिया. जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उनकी बॉडी हीट बहुत जल्दी जल्दी निकलती है. तो अगर वो बार बार ही थर्मो रेगुलेट करते रहेंगे तो कितनी ज़्यादा एनर्जी उनकी वेस्ट हो जाएगी. सो दिस इज द रीजन वाई दे स्विच फॉर कन्फर्मर्स कि बाहर का जैसे इन्वायरमेंट है वही अंदर का इन्वायरमेंट कर लो, है ना. नेक्स्ट आता है माइग्रेशन, दैट इज एस्केपिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस. escaping the unfavorable conditions. तो माइग्रेशन में क्या होता है कि जहां अनफेवरेबल कंडीशन लगे चले जाओ दूसरी जगह पे जब तक वहां पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती. सो इट इज अ टेम्परेरी मूवमेंट फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया. सो जैसे कि बर्ड्स होती है हमारी नॉर्थ यूएसए में से आती हैं, नॉर्दर्न रीजन्स में से आती हैं एवरी विंटर इन दी भरतपुर. ठीक है, नेशनल पार्क इन भरतपुर, कियोलाडो नेशनल पार्क इन भरतपुर, वहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है ना. नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, साइबेरिया में जैसे, तो वो राजस्थान में आ जाती हैं एवरी विंटर्स. ठीक है. लास्ट हमारा आता है सस्पेंड. सस्पेंड कैसे करते हैं? अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को है वो सस्पेंड कर देते हैं बाय हाइबरनेशन, which is the winter sleep, and estivation, which is the summer sleep. ठीक है. सो अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस जो बैक्टीरिया, प्लांट्स और फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर लेते हैं टू ओवरकम द स्ट्रेसफुल कंडीशंस. वो क्या करते हैं, दे अंडरगो अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी. प्लांट्स बेसिकली अंडरगो अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी, दैट इज उस टाइम पे वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहते हैं. वैसे ही एनिमल्स दे गो इन विंटर स्लीप एंड समर स्लीप. सो सम स्नेल्स एंड फिश दे अंडरगो एस्टिवेशन, जिसकी वजह से वो समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं. वहीं जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं हमारे लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर, वो क्या होते हैं, दे अंडरगो अ पीरियड ऑफ डायापॉज विच इज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट. हाइबरनेशन की बात करें तो बियर इट अंडरगोज हाइबरनेशन ड्यूरिंग द विंटर्स. अडेप्टेशन के ऊपर आते हैं. इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जिससे कि मॉर्फोलॉजिकली, बिहेवियरली और फिजियोलॉजिकली जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है इन इट्स हैबिटेट, दैट इज वो अडेप्ट करता है, वो उसकी आदत डालता है. ठीक है. सो मेनी अडेप्टेशंस दे हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम एंड दे आर जनरली फिक्स्ड. अडेप्टेशंस के अगर हम एग्जांपल्स देखें, देखते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल है अडेप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट्स. डेजर्ट प्लांट्स के अंदर वाटर स्कैरिसिटी के अंदर वो लोग जो है सर्वाइव करते हैं, है ना. तो वो क्या करते हैं, एक थिक क्यूटिकल की लेयर डेवलप कर लेते हैं और उनका स्टोमेटा जो है वो डीप पिट्स के अंदर सिचुएट हो जाता है कि ट्रांसपिरेशन से उनका वाटर लॉस कम हो. ऊपर से फोटोसिंथेटिक पाथवे उन्होंने एक स्पेशलाइज जो है डेवलप किया है कैम, जो कि स्टोमेटा जो है उनका दिन में बंद रहता है. ठीक है. अब कई डेजर्ट प्लांट्स जैसे ओपनशिया हैं, उनकी तो रिड्यूस लीव्स हैं विच आर रिड्यूस टू थॉर्न्स, एंड उनकी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो स्टेम में होती है. मैमल्स की बात करें तो अगर कोल्डर क्लाइमेट्स वाले मैमल्स के अंदर जाएं तो उन्होंने लेयर ऑफ स्किन के नीचे अ लेयर ऑफ फैट विच इज नोन एज ब्लबर, वो एज एन इंसुलेटर उनके बॉडीज के अंदर मौजूद है जिससे कि बॉडी हीट बाहर ना निकले. और उनकी जो लिम्स होते हैं इन कोल्डर रीजन्स, लिम्स और ईयर्स जो होते हैं शॉर्ट होते हैं जिससे कि उनकी बॉडी हीट ज़्यादा रेडिएट ना हो, एंड दैट इज नोन एज एलेंस रूल. ठीक है. So adaptation in desert, there are n number of examples when we see. ठीक है. नेक्स्ट हमारे आते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं? सबसे पहले आप कहोगे मैम बर्थ एंड डेथ. कभी भी हम लोग बर्थ्स और डेथ्स नहीं बोलेंगे, हम हमेशा बोलेंगे बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो. ये 3, 4 और लास्ट हमारा होता है पॉपुलेशन साइज या फिर डेंसिटी. ये हमारे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं. ठीक है. सो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स दे लिव इन ग्रुप्स इन अ well defined geographical area. They compete for similar resources, potentially they interbreed and they constitute a population. So interbreeding, it implies basically the sexual reproduction which results from even asexual reproduction. ठीक है.
सो पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जैसे कि बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया. दीज रेट्स दे रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ्स एंड दी डेथ्स. दे आर बेसिकली एक्सप्रेस्ड एज रेट्स बिकॉज हमने चेंज इन नंबर देखना होता है विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन. इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर 20 लोटस प्लांट्स है इन अ ईयर, सो थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स दे वर एडेड. तो बर्थ रेट क्या होगी, अगर हमारा पॉपुलेशन साइज 20 का है और 8 उसमें ऐड हुए हैं तो हमारी बर्थ रेट होगी 8/20 इज इक्वल टू 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर. वहीं जब हम डेथ रेट देखेंगे, सो इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज दे डाई ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो डेथ की रेट क्या होगी, कितने फ्रूट फ्लाइज दे डाइड, 4, टोटल पॉपुलेशन 40, तो 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. तो दिस इज द मेथड हाउ वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. एंड हम हमेशा बर्थ रेट और डेथ रेट के पर्सपेक्टिव में क्यों देखते हैं, क्योंकि हमने चेंज इन नंबर देखना होता है इन द पॉपुलेशन. फिर हमारा आता है सेक्स रेशियो विच इज द मेल इज टू फीमेल. मेल इज टू फीमेल परसेंटेज अगर हम लोग देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल 60% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर फीमेल्स एंड 40% दे आर मेल्स. A population at a given time it is composed of individuals of different ages, है ना, different ages होती है. तो हमने 3 ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड किया है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. हमने ये तीन क्लासेस बनाई है जिसके बीच में हमने इंडिविजुअल्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है, ठीक है, डिफरेंट एजेस के. सो इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन per set individuals of a given age or a age group it is plotted against the population, the resulting structure it is known as age pyramid. So the age pyramid they generally show the age distribution through a males and females in a diagram. So the shape of the age pyramid it reflects the growing status of a population, growing, stable or declining. So अगर हमारे प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है देन दी पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो हमारी एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है, दैट इज इट इज फ्लरिशिंग. अगर हमारे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है तो दैट इज अ स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल है. और अगर हमारे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम है और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, दैट इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव का होना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के जनरेशंस जो है वही डिसाइड करते हैं. सो हम यही बोलते हैं ना कि यूथ का एक पॉपुलेशन में होना जरूरी है, तभी हमारी पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी, है ना. अगर यूथ कम होगा तो हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन जाएगी. लास्ट हमारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट आता है विच इज द पॉपुलेशन साइज और द पॉपुलेशन डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय n. So it is measured in terms of number but it may sometime not be appropriate क्योंकि population का size measure करना it is one of a task. एक जगह से अगर हम लेके निकले population का size, number of individuals count करके वहाँ पे फिर birth हो गया, फिर से वो करना. So we generally take it in an approximate number में लेके चलते हैं. So although total number it is generally the most appropriate measure of a population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. For example, in India. So in an area, if there are 200 carrot grass plants, but only a single huge banyan tree with a large canopy is there, stating that the population density of banyan is low relative to that of carrot grass, only on the basis of the amount, underestimating the enormous role of banyan. So it is basically not appropriate. है ना. सो द परसेंट कवर ऑफ बायोमास इज अ मोर मीनिंगफुल मेजर. अगर हम लोग सिर्फ बायोमास देखेंगे कि बायोमास कितना कवर कर रहे हैं तो इट विल बी अ मोर एप्रोप्रिएट मेजर. सो द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज ऑलवेज डायनेमिक, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज द फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर, एडवर्स वेदर, इन सब चीज़ों पे जो है हमारा साइज ऑफ द पॉपुलेशन इट डिपेंड्स. The changes in the population density it provides some idea that whether a population it is flourishing or whether it is declining. क्या वो increase कर रही है या फिर वो decline कर रही है. So the density of a population in a given habitat during a given period it fluctuates with the natality and immigration and mortality and immigration. नेटालिटी का मतलब क्या है मैम? नेटालिटी इज द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम विच इज डिनोटेड बाय व्हाट? नेटालिटी इट इज B because it is birth.
Mortality क्या होता है? Number of deaths in the population in a given period of time, which is denoted as D, which is death. Immigration is the number of individuals of the species that have come into a habitat. जब individuals habitat में add on होते हैं, that is known as immigration. It is denoted as capital I. और emigration, when the species they leave the habitat, the population who has left the habitat, that is denoted by E. So can I say that D, that is mortality and immigration, they lead to declining in the population, while immigration and natality, they add up people in a population. So when we say that N is the population density at time T, then its density at time T plus 1 is, T plus 1 पे उसका क्या होगा? Birth plus immigration माइनस डी प्लस ई, डेथ प्लस ई माइग्रेशन. अगर डेथ प्लस ई माइग्रेशन ज़्यादा है और बी प्लस आई कम है तो पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग. पर वहीं जब ये ज़्यादा है, बी प्लस आई ज़्यादा है, बर्थ और इमिग्रेशन ज़्यादा है और डेथ प्लस ई माइग्रेशन कम है, तो दैट मीन्स द पॉपुलेशन इट इज फ्लरिशिंग. सो ग्रोथ मॉडल्स हम लोग देखते हैं. सबसे पहला है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड दूसरा है हमारा क्या, सिग्मोइड या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ. तो ये दोनों के दोनों ग्रोथ हैं हमारे जो पॉपुलेशन डेंसिटी के अगेंस्ट में हमारा टाइम है. ये हमारा जे शेप्ड कर्व, दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. So this type of growth it occurs when the food and the space it is available in sufficient amount, that is in unlimited amount. There is no competition among the individuals and the species has to realize fully its innate potential to grow. जितना grow कर सकती है उतना grow करे, and this is not a realistic curve. This is not a realistic curve, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि फूड और स्पेस हमारे पास अनलिमिटेड हो और ग्रोथ होती ही चली जाए, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए. ये सिर्फ बैक्टीरिया के केस में होता है, ई कोलाई के केस में होता है ना. सो ये किस इक्वेशन से डिनोट करते हैं? dN/dt इज इक्वल टू आर एन, वेयर n इज द पॉपुलेशन साइज. n क्या है? n इज द पॉपुलेशन ऑफ द साइज. R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. इट इज डिनोटेड बाय बर्थ माइनस डेथ. बर्थ माइनस डेथ. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम कुछ ऐसे देख सकते हैं. फिर हमारा आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, वेयर इट इज अ मोर रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व. लॉजिस्टिक ग्रोथ की जब हम लोग बात करें, इट इज़ अ मोर ऑफ अ रियलिस्टिक ग्रोथ. ठीक है, इसमें क्या होता है? फूड और स्पेस लिमिटेड होता है और इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन रहता है फॉर दी सर्वाइवल. इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट होता है लैग फेज. फर्स्ट क्या होता है हमारा? लैग फेज. फिर हमारा आता है लॉग फेज, दैट इज द ग्रोथ फेज. फिर आता है स्टेशनरी फेज. सो सबसे पहले एक इंडिविजुअल जब एक जगह पे अक्वायर करता है, अडाप्ट करने के स्टार्ट करता है, तो उसकी बिल्कुल निग्लिजिबल ग्रोथ होती है. फिर जैसे ही वो अडाप्ट कर लेता है उसकी ग्रोथ एकदम शूटअप कर जाती है और जैसे ही फूड और स्पेस लिमिटेड हो जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो जो ग्रोथ है इट रिमेन्स स्टैटिक. इट इज डिनोटेड बाय dN/dt इज इक्वल टू Rn whole bracket k minus n upon में k. This is also known as Verlust-Pearl logistic growth and it is a more realistic growth. K is where? K is known as the carrying capacity. ठीक है. So population interaction पे आते हैं कि कैसे सारी की सारी population organisms आपस में interact करते हैं. So all the animals, plants and microbes in a biological community they interact with each other. कैसे interact करते हैं? कुछ जो है चीज़ें beneficial होंगी कुछ के लिए, कुछ detrimental होंगी और कुछ neutral होंगी. For one species or both the species. So following types of interaction are there: predation, competition, parasitism, commensalism, mutualism. तो ये सारे के सारे जो हैं हम लोग अभी देखेंगे. तो इस टेबल से आप लोग जो है इजीली समझ जाओगे कि क्या क्या हमारी पॉपुलेशन इंटरैक्शन होती है. स्टार्टिंग ऑफ विद म्यूचुअलिज्म. इसमें स्पीशीज ए और स्पीशीज ए दोनों को फायदा हो रहा है. प्लस इंडिकेट्स बेनिफिशियल, माइनस इंडिकेट्स डेट्रीमेंटल एंड जीरो इंडिकेट्स न्यूट्रल, नीदर हार्म नॉन बेनिफिटेड. सो म्यूचुअलिज्म के अंदर स्पीशीज और स्पीशीज भी दोनों को फायदा हो रहा है. कॉम्पिटिशन के अंदर स्पीशीज और स्पीशीज ही दोनों को नुकसान हो रहा है. प्रीडेशन के अंदर एक स्पीशी को फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशी को नुकसान हो रहा है. पैरासिटिज्म के अंदर एक स्पीशी को फायदा हो रहा है, दूसरी को नुकसान हो रहा है. कमेंसलिज्म के अंदर एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को जीरो, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं. और अमेंसलिज्म के अंदर एक स्पीशी को नुकसान हो रहा है और एक को ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है.
सो बोथ दी स्पीशीज दे बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, ठीक है, कंपटीशन के अंदर दोनों ही हार जाती है, पैरासिटिज्म प्रेडेशन के अंदर सिर्फ एक स्पीशी बेनिफिट करती है, एंड द इंटरैक्शन इट इज डेट्रीमेंटल. So interaction where one species is benefited and the other is neither benefited nor harmed, that is commensalism. Amensalism में one species is neither benefited nor harmed and the other species remains unaffected, that is amensalism. Predation, parasitism and commensalism के अंदर क्या होता है? They share a common characteristics. They interacting species, they live closely with each other. स्टार्टिंग ऑफ विद प्रेडेशन, इसमें इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन होती है जिसके अंदर एक एनिमल किल करता है और कंज्यूम करता है दूसरे छोटे वीक एनिमल को. रोल ऑफ प्रेडेटर्स क्या होते हैं? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स टू द हायर ट्रोफिक लेवल, ठीक है, कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द एग्रीकल्चर, पेस्ट के ऊपर अगर एनिमल फीड करेगा तो पेस्ट तो कम ही होगा ना. सो मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन. Over exploitation of prey by the predator, it results in the extinction of the prey. ठीक है, सो प्लांट्स के कुछ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस होते हैं अगेंस्ट द प्रेडेटर्स. फर्स्ट इज कैक्टस. केमिकल्स होते हैं सर्टेन निकोटीन, कैफिन, क्यूनिन, ओपियम अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड द ब्राउजर्स. तो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लायन जो है अपने से वीक एनिमल्स को कंज्यूम करता है. नेक्स्ट हमारा आता है क्या? कॉम्पिटिशन. It is the interaction among the individuals of the same species or the different species for the food and the space. So unrelated species, they also compete. For example, the flamingo and fish compete for the zooplankton. ठीक है, evidence for competition. So species distribution restricted to smaller area due to competitively superior species. A species whose distribution is restricted to small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range when the competing species it is experimentally removed. तो इसमें हमारा आया था गॉस competitive exclusion principle. इन्होंने बोला कि two closely related species competing for the same resources, they cannot coexist. They cannot coexist. ठीक है, जब भी दो स्पीशीज जो है कंपीट करेंगी, दे कैनॉट को एग्जिस्ट विद ईच अदर. द इंफीरियर वन विल गेट एलिमिनेटेड एंड द सुपीरियर वन विल विन, एंड इट इज ट्रू इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटिंग. नेक्स्ट हमारी आती है इंटरैक्शन विच इज द पैरासिटिज्म, जिसमें एक स्पीशीज जो है, जो पैरासाइट है, वो दूसरी स्पीशी के ऊपर फीड करता है विच इज द होस्ट फॉर द फूड, शेल्टर एंड द होस्ट इट इज हार्म्ड. ठीक है, सो अडेप्टेशन क्या होती है पैरासाइट की? लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, हुक्स एंड सकर टू ग्रैब द होस्ट. लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, होस्ट का यूज करता है. हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. पैरासाइट्स जो कि एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, दीज आर नोन एज एक्टोपैरासाइट्स. मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल्स क्या है? लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स. ठीक है, कसकटा अ पैरासिटिक प्लांट, इट इज फाउंड ऑन ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स. ठीक है, कसकटा ने अपनी क्लोरोफिल छोड़ दी है, लीफ छोड़ दी है, क्योंकि वो अपना सारा न्यूट्रिशन हेज प्लांट से डिराइव करता है. एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जितने सारे पैरासाइट्स होते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स हो गया, है ना. इसमें एक और टर्म आती है हमारी ब्रूड पैरासिटिज्म. ये बर्ड्स के अंदर होता है, जिसमें जो पैरासिटिक बर्ड है वो होस्ट के नेस्ट के अंदर अपने एग्स ले करती है. ठीक है, सो the parasitic bird have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chances of the host. but जो parasitic bird है उसके जो eggs होते हैं वो host bird के eggs की तरह ही लगते हैं, ताकि जो host है वो उसे फौरन अंडे समझ के बाहर ना फेंक दे. नेक्स्ट हमारा आता है कमेंसलिज्म. इसमें एक स्पीशी बेनिफिट होती है, द अदर इट इज नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म्ड. फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्किड, इट ग्रोज एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ट्री. ठीक है, वो क्या करते हैं? दे डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द मैंगो ट्री, पर मैंगो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता. और एक और इसका एग्जाम्पल है कैटल इग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल. ग्रेजिंग कैटल के साथ साथ कैटल इग्रेट रहती है. इसमें क्या होता है? जहाँ पे कैटल ग्रेज कर रही होती है वहीं पे एग्रेट भी आ जाती है. सो कैटल्स क्या करती है? दे मूव, स्टर अप एंड फ्लश आउट द इंसेक्ट्स फ्रॉम द वेजिटेशन. वो अपने लिए घास निकालती है जिसपे एग्रेट आके फीड कर लेती है. ठीक है, तो एग्रेट जो वो निकाली हुई इंसेक्ट्स होती है ना, जो ग्रेजिंग कैटल निकालती है, और वो ग्रेजिंग कैटल उस पर फीड कर लेती है, तो बाकी जो इंसेक्ट्स है उस पर कैटल एग्रेट फीड कर लेती है.
नेक्स्ट हमारा आता है म्यूचुअलिज्म विच इज ऑल्सो नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, विच इज ऑल्सो नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें दोनों ही स्पीशीज को बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल लाइकेंस, उसके अंदर फंजाई और फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। वैसे माइक्रोराइजा जिसमें फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स रहते हैं। फंजाई उनको प्लांट्स को क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स निकाल के देता है फ्रॉम दी सॉइल, और प्लांट्स क्या करते हैं, उसे खाना प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अमेंसलिज्म, इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, जिसमें एक स्पीशी इट इज हार्म्ड एंड द अदर स्पीशी रिमेन्स अनअफेक्टेड। बैक्टीरियल कल्चर, आफ्टर फ्यू डेज फंगस ग्रोथ विल बी देयर ऑन लाइक पेनिसिलियम, और उसकी सिक्रीशन जो है इट विल किल बैक्टीरिया, पर उस फंजाई को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बच्चों ये था हमारा पूरा चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। अगर आपको मेरे इसके डिटेल सब टॉपिक देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। ये था आपकी क्विक रिवीजन के लिए बिफोर द एग्जाम। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।